हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। औद्योगिक संबंध और श्रम कानून का ये हमारा 11वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इन दो अधिनियम को कवर करेंगे। हालांकि ये दो अधिनियम नहीं है, ये एक ही अधिनियम है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन प्रावधान अधिनियम 1952 और परिवार पेंशन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना अधिनियम 1976। ये पूरा एक ही अधिनियम है। हालांकि ये इसको मूल तौर पर मूलतः इसे कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन मिसलिनियस एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1952 के नाम से। इसमें दो संशोधन हुए हैं, उसके बाद इसमें परिवार पेंशन योजना और उसके बाद फिर सहबद्ध बीमा योजना अधिनियम, इनको जोड़ा गया है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा 11वां लेक्चर है। इससे पहले 10 लेक्चर में हम कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, व्यवसाय संघ अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, फिर हमारा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पिछले लेक्चर में हमने इसे ही कवर किया था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसे हमने डिटेल में कवर किया था और कोई भी पॉइंट हमारा नहीं बाकी रह गया है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आज हम ये दो जो दिए हुए हैं अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन प्रावधान अधिनियम 1952 और परिवार पेंशन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना अधिनियम 1976, ये दोनों एक ही अधिनियम का पार्ट है। और ये संशोधन के बाद इसमें परिवार पेंशन योजना और सहबद्ध बीमा योजना निक्षेप डिपॉजिट इंश्योरेंस लिंक्ड स्कीम प्रोविजन, इसको एक्ट को इसमें अमेंडमेंट करके शामिल किया गया है। तो इस तरह ये पूरा एक ही एक्ट है, इसको अलग अलग ना देखकर इसको एक ही अधिनियम कंसिडर कीजिए और इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इस एक्ट को एक ही लेक्चर में कवर किया है, जैसे कि हम हर वीडियो में सिर्फ एक ही लेक्चर को, एक ही अधिनियम को कवर करते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि आज लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है। हम वैसे डेली 10 बजे सुबह में हमारा लेक्चर अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हम आज अपलोड लेक्चर नहीं कर पाए आज, इसलिए रात में अपलोड किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा संडे में लेक्चर नहीं आया करेगा। आगे हम देखेंगे कि जैसे भी डिमांड होती है या ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम संडे में भी लाना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल के लिए हमारा संडे ऑफ रहा करेगा, हम संडे में लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे। वैसे भी अगर करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके कम ही चांस है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होती है तो हम फिर संडे में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ये 3 अधिनियम बचे रह जाएंगे। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, फिर है बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, बंधुआ मजदूर तथा निवारण प्रथा निवारण अधिनियम 1976। इसके अलावा फिर हम ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको डिटेल में कवर करेंगे एक लेक्चर में। एक लेक्चर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को डिटेल में कवर करेंगे और फिर एक लेक्चर में हमारा न्यू लेबर कोड पॉलिसी जो आई थी उसको हम देखेंगे। और एक चीज़ और आपको बताना थी कि हमने यहाँ 1961 अपने पिछले लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स में हमने 1961 यहाँ कर दिया था, लेकिन जो सही है वो 1855 घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 में फर्स्टली आया था। तो इसको आप सही कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार, उद्देश्य तथा इसका लागू होना, इसका इम्प्लीमेंटेशन। औद्योगिक विकास के साथ ही कुछ नियोजकों ने अपने कर्मकारों के लिए भविष्य निधि स्कीम लागू की, लेकिन ऐसी योजनाएं शुद्ध रूप से निजी और ऐच्छिक थीं, यानी कि कंपलसरी नहीं थी और ये प्राइवेट थी। आप किसी इंडिविजुअल के ऊपर ही निर्भर करता था कि वो इन स्कीम्स का लाभ उठाएगा या नहीं। फिर है छोटे उद्योगों में कार्यरत मजदूर इस लाभ से वंचित थे। ऐसी योजना के संपादन तथा खोजबीन करने के लिए लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित की गई। 5 नवंबर 1951 को भारत सरकार ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस जारी किया। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 4 मार्च 1952 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली इसे, और फिर ये अधिनियम के रूप में इसने अधिनियम का रूप ग्रहण कर लिया। फिर सामाजिक और औद्योगिक महत्व वाले इस अधिनियम में संशोधन द्वारा सन 1971 में एक और विशिष्ट एवं उपयोगी परिवार पेंशन स्कीम, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये परिवार पेंशन योजना, परिवार पेंशन स्कीम को 1971 में इसमें सम्मिलित किया गया। इसमें 40 पैराग्राफ थे। इस संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 अप्रैल 1971 को प्राप्त हुई। इस प्रकार इस अधिनियम को कर्मचारी भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 के नाम से फिर जाना जाने लगा। 1971 के अमेंडमेंट के बाद इसमें परिवार पेंशन योजना जोड़ा गया। फिर सन 1971 तक तो भविष्य निधि के अंतर्गत संबंधित कर्मकार ही लाभान्वित होते रहे,
लेकिन इसके क्षेत्र अधिकार को और भी व्यापक बनाकर अब इस योजना में कर्मकारों के परिवारों को भी समाविष्ट किया गया है। पहले जो एम्प्लॉय या जो भी कर्मकार इस पॉलिसी को अवेल करता था तो वही उसका बेनिफिशियरी होता था और उसी को ही इसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट करके इसमें परिवारों को भी इंक्लूड, कर्मचारी के परिवार, उसके जो ब्लड रिलेशंस में लोग होते हैं उन्हें भी इंक्लूड कर दिया गया है। आगे है, भारत में स्थित विभिन्न उद्योगों, कल कारखानों में नियोजित कर्मकारों के लाभ के लिए सन 1951 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया और यह कर्मकारों का भविष्य निधि अध्यादेश उन औद्योगिक संस्थानों पर लागू हुआ जहां पर काम करने वालों की संख्या 50 या 50 से अधिक होती थी। यानी कि इसको उन संस्थानों पर 1951 में लागू किया गया था। ये 1951 में हुआ था, इसके बाद इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं और इसके लिए अब ये नंबर चेंज कर दिया गया है, वो भी हम आगे देखेंगे। 1951 में जब इसे लागू किया गया था तो ये 50 या 50 से अधिक जिस इंडस्ट्री में कर्मचारी होते थे उन पर ही लागू किया जाता था। फिर इस अधिनियम में 1953, 1956, 1957, 1958, 1960, 1963, 1964, फिर 65, फिर 71, फिर 1976 और लास्ट में 1988 में आवश्यक संशोधन हुए हैं। यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है और इस अधिनियम का विषय अंशदायी निधि का सृजन करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। फिर 1960 में इस अधिनियम में संशोधन करके अब प्रत्येक नियोजन के लिए यह आवश्यक बना दिया गया है कि वह अपने स्थापन में, यानी कि अपनी इंडस्ट्री, अपने उद्योग में इस अधिनियम के नियमों को क्रियान्वित करे। लेकिन यह अधिनियम किन उद्योगों के लिए है? जिन उद्योगों का नाम अधिनियम में पहले दे रखा है, कल कारखानों या उद्योगों जिनको डिफाइन कर रखा है 1951 के अधिनियम में, ये उन्हीं में ही लागू होता है। अधिनियम को क्रियान्वित करें यदि वहां पर काम करने वालों की संख्या 20 है। पहले 1951 में जब इसे लागू किया गया था तो वहां पर कंडीशन ये रखी गई थी कि जिन उद्योगों में, जो डिफाइन उद्योग हैं जिनका अधिनियम में उल्लेख है, उन उद्योगों में अगर किसी में 50 या इससे अधिक कर्मचारी हैं, इस सिंबल का निशान का मतलब होता है 50 या 50 के बराबर या इससे अधिक, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 या उससे अधिक। अगर जहां कर्मचारी हैं तो यह अधिनियम केवल उन्हीं इंडस्ट्रीज पर लागू होता था, लेकिन 1960 में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार अब यह उन संस्थानों पर भी लागू होगा जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। यह उन सभी संस्थानों पर और इंडस्ट्रीज पर लागू किया जाएगा। पहले यह संख्या 50 थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। सन 1960 में संशोधन करके इसे घटाकर 20 कर दिया गया, जो 31 दिसंबर 1960 को लागू हुआ। इस संशोधन को या 1960 को लागू किया गया 31 दिसंबर। इससे अधिनियम का कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 50 कर्मचारियों की लिमिट थी तो ये जितने इंडस्ट्रीज को कवर करता था, अब जब कर्मचारियों की लिमिट को कम कर दिया गया है, 20 कर दिया गया है घटाकर, तो जाहिर सी बात है इसमें और भी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंक्लूड हो जाएंगी। सन 1976 में बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करके इसके साथ संबद्ध बीमा योजना, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जिसका यहां नाम दिया हुआ है निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, को जोड़ दिया गया। इसको कब जोड़ा गया? 1976 में। और परिवार पेंशन योजना को कब जोड़ा गया था? 1961 के संशोधन में। फिर आगे 25 अप्रैल 1988 को भविष्य निधि संशोधन विधेयक 1988 संसद में पेश किया गया। इसमें लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 1988 में किया गया है। उसमें आयकर की तरह स्वतंत्र वसूली तंत्र गठित करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसमें प्रावधान किया गया है, इस 1988 में के संशोधन, इस अधिनियम में जो संशोधन किया गया है 1988 में, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी इंडस्ट्रीज कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान नहीं करेगी उसको, उसकी वसूली के लिए एक स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी का गठन किया जाएगा। ऑटोनोमस अथॉरिटी होगी जो इसका वसूली करेगी, जैसे कि आयकर के लिए होता है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जैसे होता है। इसमें एक और अधिकरण की व्यवस्था की गई है जो भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा निर्गमित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा और कर्मचारियों के अंशदान की वसूली तथा ऐसा ना करने वाले सेवा योजकों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। यानी कि अथॉरिटी को ये अधिकार दिए गए हैं कि जो इंडस्ट्री या उसका एम्प्लॉयर किसी नियोजक का प्रोविडेंट फंड में अंशदान नहीं करता है, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा।
इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार अधिकरण का आदेश अंतिम होगा, उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी कि उसमें आप रिव्यू पिटीशन किसी अदर कोर्ट में नहीं डाल सकते। विधेयक में बड़े प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि खाते के विकेंद्रीकरण की भी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार जिन प्रतिष्ठानों में 100 से अधिक कर्मचारी हैं उनमें भविष्य निधि खातों का रखरखाव और जांच आदि करने की कई चरणों में किए जाने की सुविधा एवं व्यवस्था होगी। यानी कि इससे इस अधिनियम में और महत्वपूर्ण संशोधन क्या किया गया है कि जिन प्रतिष्ठानों में 100 या इससे अधिक कर्मचारी हैं वहां पर भविष्य निधि खातों का जो इसके अकाउंट्स हैं, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट, कर्मचारियों के जो अकाउंट हैं, इसको मेंटेन करने के लिए अलग से व्यवस्था होगी। यानी कि अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। जबकि ये जो अधिनियम है वो लागू किस पर होगा? 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्था या इंडस्ट्री पर। लेकिन अलग से डिपार्टमेंट किसे बनाना पड़ेगा? ऐसे संस्थानों को जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मचारी हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लें। अगला है अधिनियम कहां लागू होगा। धारा 16 के प्रावधानों के अंतर्गत यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होगा। पहला, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग में कार्यरत स्थान में जिसे कारखाना कहा जाता है तथा जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। दूसरा, किसी विशेष कारणवश यदि किसी उद्योग में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी किसी विशेष दिन के लिए नियोजित किए जाते हैं तो यह अधिनियम उन उद्योगों पर लागू नहीं होगा। जैसे कि किसी इंडस्ट्री में 20 से कम कर्मचारी हैं तो ऐसी कंडीशन में, और उसके यहाँ ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है, ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाती हैं जहां उसे काम कराना है और अटेंडमली सडनली उस वहां पर एम्प्लॉयर को किसी खास दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय को काम देना पड़ जाए या ठेकेदार के अंडर में काम देना पड़ जाए जहां पर 20 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हों, तो ऐसे प्रतिष्ठानों पर इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। इसमें पिछले 12 महीने में नियोजित कर्मकारों की सूची को देखा जाता है। फिर है अधिनियम का उद्देश्य। अधिनियम के पारित किए जाने का उद्देश्य कल कारखानों और दूसरे प्रकार के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकारों के लिए सेवानिवृत्ति होने या मृत्यु होने पर उसके आश्रितों के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु भविष्य निधि की स्थापना की गई है। इससे उन्हें लाभ मिलता है और विशेष रूप से वृद्धावस्था में जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब उन्हें इसका लाभ प्राप्त होता है। प्रोविडेंट फंड का आपको पता ही होगा, स्पेशली उन लोगों को जिनकी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं कि उनको एक मुश्त पहले तो पैसे दिए एक मुश्त रकम दी जाती है और अब पहले तो पेंशन भी दी जाती थी, लेकिन अब पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। अंशदायी पेंशन हो गई, न्यू पेंशन स्कीम, वो अलग है टॉपिक हमारा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका लेना देना नहीं है। तो लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट एक होता है पीपीएफ और एक होता है ईपीएफ, ये जो अंशदायी होती है ये प्रोवाइड करना कंपलसरी है इंडस्ट्रीज के लिए जहां पर ये लागू होता है अधिनियम। फिर है कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन परिवार पेंशन योजना की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। इसमें जो ये स्कीम है परिवार पेंशन योजना, इसकी सदस्यता जो है ये अनिवार्य नहीं है किसी भी कर्मचारी के लिए, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदायी कंट्रीब्यूशन करना ये कर्मचारी के लिए कंपलसरी है। यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा से संबंधित एक अधिनियम है। आवश्यकता से स्वतंत्रता और आर्थिक भय के विरुद्ध सुरक्षा हमारे देश की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। फिर अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएं, जिस प्राधिकृत अधिकार, इसमें मैंने वही परिभाषाएं इंक्लूड की हैं जो कि इसके लिए अलग डिफाइन की गई हैं, वरना आपको पता ही होगा हर अधिनियम में समुचित सरकार का प्रावधान है, अथॉरिटीज का प्रावधान है। जहां पर अथॉरिटीज अलग हैं वहां पर हमने अलग से डिफाइन किया गया है, कर दिया है। जैसे मजदूरी, किसे मजदूरी कहा जाता है, किसे कर्मचारी कहा जाता है, इस तरह की डेफिनेशन को हमने पहले ही कवर कर लिया था, इसलिए हर अधिनियम में उसको लेना दोबारा से इसको करना ठीक नहीं है। तो आप पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें मजदूरी की परिभाषा अधिनियम में क्या है वो हर अधिनियम में एक सी है। मजदूरी की, कर्मचारी की परिभाषा हर अधिनियम में एक सी है, या समुचित सरकार, ये सारी परिभाषाएं हर अधिनियम की एक सी ही हैं, इसलिए हमने कवर नहीं किए। ये पिछले लेक्चरों में हमारे शुरुआती लेक्चरों में कवर ऑलरेडी कर दी गई है। तो इसमें प्राधिकृत अधिकार क्या है? इससे तात्पर्य केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय आयुक्त या केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय पत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकृत किए जाने वाले अधिकारी से है। दूसरा है अंशदान। इससे अभिप्राय ऐसे अंशदान से है जो किसी परियोजना के अंतर्गत किसी सदस्य के लिए देय है या किसी ऐसे कर्मचारी के लिए देय है जिस पर जीवन बीमा योजना लागू होती है, वो अंशदान करेगा।
फिर है यदि नियोजक एवं कर्मचारी के बीच हुए समझौते के अधीन कोई विशेष भत्ता कर्मचारी को दिया जाता है तो उसे बेसिक वेज माना जाएगा और उस राशि पर भविष्य निधि अंशदान राशि की मांग उचित समझी जाएगी। यानी कि जो बोनस दिया जाएगा उसे बेसिक वेज में काउंट किया जाएगा और उस बेसिक वेज के आधार पर उस पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अधिनियम लागू होगा। फिर है परिवार पेंशन योजना। इससे तात्पर्य धारा 6 के अधीन कर्मचारी परिवार पेंशन योजना से है। फिर है परिवार पेंशन निधि। इससे तात्पर्य परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत स्थापित परिवार पेंशन निधि से है, फंड से है। फिर है वसूली अधिकारी। इससे तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या न्यासी बोर्ड कहते हैं ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा धारा 5 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकृत किया गया हो, जो अधिनियम के अंतर्गत वसूली अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करता है। फिर है नियोजक का दायित्व, शस्तियां एवं प्रक्रिया, लायबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर, पेनाल्टी एंड प्रोसीजर्स। निम्न ढंग से नियोजक दायित्व अधीन होगा। यानी कि निम्न कंडीशन में नियोजक को दायित्व अधीन ठहराया जाएगा जब वो समयानुसार भविष्य अंश निधि को विहित ढंग से जमा नहीं करता है। यानी कि दिए गए तय समय में वो भविष्य अंश निधि को जमा नहीं करता है तो इसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा। यानी कि 1 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा और 10,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा। ये लोअर लिमिट है, ये दोनों लोअर लिमिट हैं, इससे ज्यादा ही किया जाएगा। नियमतः सर्वप्रथम नियोजक का परम कर्तव्य होता है कि वह अपने हिस्से के योगदान के साथ नियोजित यानी कि एम्प्लॉई के हिस्से का भी योगदान विहित ढंग से जमा कर दे। यानी कि सैलरी जब प्रोवाइड की जाएगी किसी भी एम्प्लॉय को तो उसमें उससे पहले ही एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर दे। एम्प्लॉय के हिस्से का भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर पहले ही कर दे। दूसरा, नियोजक चालू महीने के बीतने के बाद फंड जमा करने में जानबूझकर अगर विलंब करता है तो फंड की रकम चेक या ड्राफ्ट में भी जमा की जा सकती है। कोई भी नियोजक जब फंड के लिए योगदान की राशि को कर्मकार की मजदूरी से कटौती करेगा तो वह उत्तरदायी होगा। यानी कि वो सैलरी से डिडक्शन नहीं कर सकता, सैलरी के अलावा उसको देना होंगे जो कंट्रीब्यूशन करना होगा एम्प्लॉय की सैलरी से, सैलरी के अलावा करना होगा, उसकी जो तय सैलरी है उसमें से डिडक्शन नहीं किया जा सकता। निरीक्षकों के आदेश का पालन न करने पर नियोजक दंडित किया जाएगा। निरीक्षक की अवमानना या अवैधानिक ढंग से उनके कार्य में व्यवधान डालना दंडनीय होगा। यानी कि उसको किसी तरह से इंस्पेक्टर को रोकना, उसको इंस्पेक्शन से रोकना या उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना, हर्डल उत्पन्न करना, ये एक दंडनीय अपराध होगा। जब नियोजक अपने यहाँ नियोजित कर्मकार के स्थापन में काम छोड़कर अन्यत्र चले जाने पर उसके फंड को हस्तांतरित नहीं करता है। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी है किसी इंडस्ट्री से तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो उसके पीएफ में जो पैसा जमा हुआ है, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के जो पैसा जमा है उसको फौरन रिलीज करे, अपनी तरफ से उसे रिलीजिंग की अनुमति दे। हालांकि ये काम पीएफ डिपार्टमेंट का होता है, गवर्नमेंट का, ईपीएफओ का, कि वो पीएफ का पैसा एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन रिलीविंग उस इंडस्ट्री से पहले ली जाती है और इंडस्ट्री के मालिक के लिए यानी कि एम्प्लॉयर के लिए ये कंपलसरी है, वो बाउंड टू है कि वो उसे रिलीविंग देगा। फिर है न्यायालय के आदेश देने की शक्ति। इसमें एक पॉइंट और है कि जो नियोजक द्वारा अंशदायी पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो सिर्फ 2 बैंकों में किया जा सकता है। पहला है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा आरबीआई, बैंकर्स ऑफ द बैंक। इन दोनों के अलावा किसी भी अन्य बैंक में इसको जमा नहीं किया जाएगा। पीएफ के पैसे को सिर्फ इन्हीं 2 बैंक में जमा किया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें हम मेंशन करना छूट गया था, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ये। फिर है न्यायालय के आदेश देने की शक्ति। धारा 14 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को अपने क्षेत्र अधिकार में निम्न आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। पहला, नियोजक भविष्य निधि के संचयों का अंतरण निश्चित तिथि तक कर दे, या जो तिथि जो डेट पहले ही डिक्लेयर है उसी डेट के अंदर प्रोविडेंट फंड के पैसों का हस्तांतरण करना उस नियोजक के लिए कंपलसरी है। निर्धारित या बढ़ाई गई अवधि में यदि वो उक्त कार्य नहीं करता तो प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के जुर्माने के हिसाब से दंडित किए जाने का भागी होगा। यानी कि जो डेट फिक्स कर दी गई है
एम्प्लॉयर के लिए पीएफ का पैसा कंट्रीब्यूट करने की जो डेट फिक्स कर दी गई है, उसके ओवर अगर डेट के ओवर जितने भी दिन गुजरते जाएंगे उसमें पर डे 100 रुपये की पेनाल्टी नियोजक पर, एम्प्लॉयर पर लगाई जाएगी, इंपोज की जाएगी। फिर है अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी, केंद्रीय बोर्ड की स्थापना, सदस्य संख्या और कार्य। केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड की स्थापना अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति तथा उसके विभिन्न प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन के निमित्त करती है। इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, केंद्रीय बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे। पहला, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष बोर्ड का सर्वोच्च अधिकारी होगा और उसकी अध्यक्षता और सर्वेक्षण में सारे क्रियाकलाप संपन्न होंगे। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यक्ति होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, अधिकतम 5 ऐसे व्यक्ति होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से चुने जाएंगे। तीसरा, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पदेन सदस्य होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, एक्स ऑफिशियो। चौथा है, अधिकतम 15 ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी तथा वे ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे, यानी कि जैसा केंद्र सरकार डायरेक्शन देगी उसी के अकॉर्डिंग 15 राज्य ऐसे होंगे, 15 व्यक्ति ऐसे होंगे जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर है, ऐसे स्थापनों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति जहां यह परियोजना लागू है। तो ऐसे 10 लोग जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इन एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले 10 व्यक्तियों को केंद्र सरकार इन एम्प्लॉयरों के संगठनों में से के परामर्श के बाद चुनेगी, लेकिन चुनेगी केंद्र सरकार ही। ये इन नियोजकों के संगठन केंद्र सरकार को लिस्ट देंगे, जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग होंगे उनकी लिस्ट दी जाएगी और उनमें से 10 लोगों को केंद्र सरकार ही नॉमिनेट करेगी। उन्हीं लोगों में से 10 को केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। इसी तरह ऐसे स्थापनों में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति जिन्हें केंद्र सरकार कर्मकारों के संगठन के परामर्श से नियुक्त करेगी। इसी तरह कर्मकारों में भी यही होगा, जो एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय में से भी 10 लोग ऐसे होंगे जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये 10 लोग केंद्र सरकार द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन के परामर्श के बाद ही, उनकी परामर्श से ही चुने जाएंगे। फिर है केंद्रीय बोर्ड की निर्देश देने की शक्ति। धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार समय समय पर केंद्रीय बोर्ड को ऐसे निर्देश दे सकती है जो वो इस अधिनियम में उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे। केंद्रीय बोर्ड अपने आय और व्यय के हिसाब को उचित एवं निर्धारित तरीके एवं ढंग से रखेगा, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित किए जाएंगे। यहाँ इनका बहुत रोल है। भारत के कैग का, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कई अधिनियमों में रोल है, क्योंकि वो ऑडिट करते हैं इनके खातों की। तो इसलिए पॉलिटी में ये हमारे लिए कैग का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए कैग का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टेट बोर्ड, राज्य बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड के समान ही केंद्र सरकार को सदस्यों की नियुक्ति एवं राज्य बोर्ड के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 5 ख के अनुसार केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य सरकार से परामर्श लेने के पश्चात शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य के लिए राज्य बोर्ड का गठन कर सकती है। नाम तो इसका राज्य बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, लेकिन इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के परामर्श से इसका गठन केंद्र सरकार ही करती है। कोई भी राज्य बोर्ड ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो समय समय पर केंद्रीय सरकार इसे सुपुर्द करे। तो इसलिए आप स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। वे शर्तें और दशाएं जिनके अधीन राज्य बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होगी और उसकी मीटिंग का स्थान, समय और प्रक्रिया वही होगी जो योजना में उपबंधित की जाए। फिर है कार्यकारिणी समिति। धारा 5 के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति के गठन संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर कार्यकारी समिति के गठन व उसके कार्य प्रारंभ करने की तिथि का प्रकाशन करेगी। इसका गठन निम्न प्रकार से होगा। पहला, एक अध्यक्ष जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्डों के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा, यानी कि एक अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो केंद्रीय जो बोर्ड केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किया जाएगा उसी में से चुना जाएगा। दूसरा, 2 व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा
धारा 5 के अधीन नियुक्त किए जाएंगे। तीसरा, नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 व्यक्ति कार्यकारिणी समिति में एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे। और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 व्यक्ति ऐसे होंगे कार्यकारिणी समिति में जो एम्प्लॉइज को का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और 5वां होगा भविष्य निधि आयुक्त, पदेन सदस्य इसके होंगे। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। अधिकारियों को नियुक्त करने की सरकार की शक्ति। अधिनियम की धारा 5 में केंद्रीय सरकार को कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। पहला है, केंद्रीय सरकार सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की नियुक्ति करेगी। दूसरा, केंद्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों के निर्वचन में सहायता देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर एवं मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति करेगी। केंद्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की सहायता के लिए सहायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, यानी कि इसके लिए कमिश्नर के लिए, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए एक असिस्टेंट स्टाफ की नियुक्ति कर सकती है। केंद्रीय सरकार उक्त अधिकारियों की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर ही घोषणा करेगी। ऐसा प्रावधान आदेशात्मक है और उसके अनुरूप ही कार्य करने की अपेक्षा केंद्र सरकार से की जाती है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ही इसके लिए परीक्षाएं कराती है, जो आप देने वाले हैं ईपीएफओ की। फिर है बैठक का स्थान, प्रक्रिया तथा समय। केंद्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों के लिए समान रूप से नियम लागू होते हैं, इसलिए इनकी विवेचना एक साथ कर दी गई है। बैठक का स्थान, समय तथा प्रक्रिया निर्दिष्ट होगी। पहला है गणपूर्ति। कुल संख्या का चौथाई भाग के बराबर सदस्यों के उपस्थित रहने पर गणपूर्ति मानी जाएगी। जो जितने भी सदस्य होंगे उसका अगर 1/4 उपस्थित होता है तो कोरम को पूरा माना जाएगा। कोरम, गणपूर्ति को कोरम कहते हैं। फिर है प्रक्रिया, इसका प्रोसीजर। अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में अन्य कोई दूसरा निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। फिर है कार्यकाल। उनकी कार्यावधि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत होती है, यानी कि इनकी विवेक पर आधारित है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के विवेक पर आधारित है कि उनका कार्यकाल कितना होगा, उनको कभी भी हटाया जा सकता है। निष्कासन। कोई भी सदस्य बोर्ड की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि केंद्रीय सरकार के मत अनुसार वो अपने हितों का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व करने में असफल रहता है, यानी कि केंद्र सरकार को अगर ऐसा लगता है कि जो कार्य उसको दिए जा रहे हैं या जो उसका कर्तव्य है वो उसको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा, वो 6 महीने से अधिक समय के लिए विदेश में रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनका सदस्य है केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड या कार्यकारिणी समिति का, लेकिन वो 6 महीने से अधिक समय के लिए विदेश में रहता है, तो उसकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सदस्यों की बैठक में भाग लेने के लिए महंगाई भत्ता तथा यात्रा भत्ता उसे प्रदान किया जाएगा। निम्न दशाओं में सदस्यों को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा। किसी साधिकार न्यायालय द्वारा अपराधी अगर घोषित किया हो जाता है तो भी उसका निष्कासन कर दिया जाएगा। दूसरा, सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाता है, अगर उसको बैंकरप्ट, किसी सदस्य को बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है तो भी उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तीसरा है, किसी नैतिक पतन से अपराध के लिए दंडित किया जाता है तो उस कंडीशन में भी उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर है कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण, एपलेट ट्राइब्यूनल। ऐसे अधिकरण के अधिकारिता कार्य आदि के लिए जोड़ी गई नई धाराएं 7D से 7Q तक प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सरकार आधिकारिक गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे एक या अनेक अधिकरण का गठन कर सकेगी जो अधिनियम द्वारा अधिकरण को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेंगे। अधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा केवल एक व्यक्ति ही नियुक्त किया जाएगा। एपलेट बॉडी के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर केंद्र सरकार द्वारा केवल एक व्यक्ति ही नियुक्त किया जाएगा। फिर उसका कार्यकाल क्या होगा? पद धारण की अवधि से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। पद धारण की अवधि से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु या जो भी पहले हो, जैसे कि यूपीएससी के आप पॉलिटी में देखते होंगे जो इस तरह की कंडीशन अक्सर रहती है किसी किसी की मेंबरशिप के लिए, तो वैसी ही कुछ कुछ कंडीशन इसमें है, 5 वर्ष या 62 वर्ष या जो भी पहले हो। अधिनियम के अंतर्गत सरकार के अधिकार। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को एक अधिकार प्राप्त है। धारा 21
केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। सरकार का प्रथम अधिकारी किसी भी स्थापन में अधिनियम को लागू करने की राजपत्र में अधिसूचना जारी करके घोषित करना है। सरकार का प्रथम अधिकार किसी भी स्थापन में अधिनियम को लागू करने की राजपत्र में अधिसूचना जारी करके घोषित करना है। सरकार अधिनियम को वहां भी लागू करने की शक्ति रखती है जहां नियोजक और उसके अधीन बहुसंख्यक कर्मकार एक समझौता करके इसको लागू करने के लिए सरकार के पास आवेदन प्रस्तुत करते हैं, चाहे भले ही वहां काम करने वालों की संख्या 20 से कम हो। जैसा कि आपको पता है कि इस अधिनियम के अंदर प्रोविजन किया गया है कि जहां पर जिस प्रतिष्ठान या संस्था में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी होंगे वहां पर यह अधिनियम ऑटोमेटिक ही लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे अधिनियम जहां पर 20 से कर्मकारों की संख्या 20 से कम है, लेकिन उस प्रतिष्ठान या उस इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर यानी कि ऑनर या मालिक और साथ ही जितने कर्मचारी हैं उसका मेजोरिटी यानी कि 50% से ज़्यादा 50% प्लस 1, अगर इतने कर्मचारी समझौता करके आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके सरकार के पास एक एप्लीकेशन फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वहां पर भी इस अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। फिर है शक्ति के प्रयोजन का अधिकार। समुचित सरकार यह निर्देश दे सकती है कि अधिनियम या अन्य किसी योजना के अंतर्गत जिस क्षेत्र अधिकार या शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है वो ऐसे मामलों के विषय में और ऐसी दशाओं के अधीन यदि कोई हो जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए अन्य प्राधिकारियों द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती है। फिर है यदि समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है तो उस शक्ति का प्रयोग का अधिकार ऐसे अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा जो केंद्र सरकार के अधीन हो। राज्य सरकारें अपने अपने प्रतिनिधियों की शक्ति का प्रत्यायोजन करने में सक्षम है। अपने अपने प्रत्यायोजन होते हैं डेलीगेशन का शक्ति का प्रयोजन करने में सक्षम है। फिर अधिनियम के अंतर्गत कर्मकारों को प्राप्त अधिकार एवं लाभ। भविष्य निधि से दोहरा लाभ। कर्मकार अपने अंशदान की जितनी राशि कटवाता है उतनी ही राशि उसके नाम वाले फंड के खाते में यानी कि उसका जो ईपीएफ का अकाउंट होता है उसमें नियोजक द्वारा जमा की जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एम्प्लॉय जितना उसका पीएफ डिडक्शन किया जाता है उतनी ही, जैसे 500 रुपये किया गया कर्मचारी की तरफ से तो 500 रुपये का ही कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी करना है। अतः उसका ठीक दुगना उसे भविष्य में प्राप्त हो जाएगा। इस तरह उसको 1000 रुपये मंथली उसके अकाउंट में पीएफ अकाउंट में ऐड होते जाते हैं। इसी तरह किसी के अगर 1000 रुपये डिडक्शन होता है तो 1000 रुपये ही, लेकिन इसकी लिमिट है। ऐसा नहीं कि किसी की अगर 1 लाख रुपये सैलरी है, 1 लाख रुपये सैलरी और वो अपने सैलरी से 50,000 रुपये का है कि 50,000 रुपये तो खर्चा भी नहीं हो पाता है इंसान का, बच जाते हैं। सैलरी काफ़ी होती है 50,000 भी एक मिडिल क्लास के लिए, तो वो सोचे 50,000 में पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर दूं तो एम्प्लॉयर को भी 50,000 ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक अपर लिमिट है कि 4 या 5,000 तक ही, शायद इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी 4 या 5,000 तक की ही अपर लिमिट है। इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। फिर फंड सदैव सभी प्रकार की विधिक कार्यवाहियों से अप्रभावित रहेगा। धारा 10 में स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायालय के आदेश के तहत कोई धनराशि भविष्य निधि की तहत कोई भी जमा की गई धनराशि की कुर्की नहीं की जा सकती। अगर किसी पर गंभीर अपराध का मुकदमा चल रहा है या उस पर न्यायालय द्वारा उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का न्यायालय ने आदेश दिया है, उस कंडीशन में भी उस अपराधी की जो पीएफ की जो धनराशि है उसको कुर्क नहीं किया जा सकता, उसकी कुर्की नहीं की जा सकती। फिर कुर्की जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपको नहीं पता हो तो अटैचमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट। परिवार पेंशन योजना का लाभ। इसके अतिरिक्त सन 1971 में परिवार के पेंशन निधि का लाभ भी प्रत्येक कर्मकार को देने की योजना बनाई गई है, जो 1 मार्च 1971 से लागू हुई। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे स्थापन या स्थापन वर्ग के कर्मचारियों के लिए जिस पर यह अधिनियम लागू होता है कर्मचारी पेंशन योजना लागू कर सकती है। लेकिन यह परिवार पेंशन योजना हर एम्प्लॉई के लिए लेना कंपलसरी नहीं है, और जबकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये इसमें अंशदान करना एम्प्लॉई के लिए कंपलसरी है, लेकिन वो इससे परिवार पेंशन योजना का लाभ उठाने से मना कर सकता है। उस पर यह कंपलसरी नहीं है, उसको किसी तरह से उस पर जोर जबरदस्ती इसमें नहीं की जा सकती, ना एम्प्लॉयर द्वारा ना गवर्नमेंट द्वारा। फिर है निक्षेप सहबत बीमा योजना का लाभ। 1 अगस्त 1976 से लागू इस योजना, जिसमें कुल 22 पैरा हैं, इसमें भी कर्मकार लाभ उठा सकते हैं, जिसे बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को लेबर प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1976 के तहत प्राप्त हुआ था।
फिर है निरीक्षक। अधिनियम के नियमों का पालन नियोजक या उनके अभियोजनकर्ता सामान्य रूप से कर रहे हैं या नहीं, इसकी देखभाल के लिए निरीक्षक होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं। निरीक्षकों की नियुक्ति समुचित सरकार से अभिप्राय केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों से है, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट होगी। निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाएगी। यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। निरीक्षक किसी भी समय किसी भी प्रतिष्ठान में प्रवेश कर सकता है, पूछताछ कर सकता है और तलाशी ले सकता है। जैसा कि आपको पता होगा पिछले अधिनियम जितने भी हैं, सेम निरीक्षक की जो ड्यूटी है लगभग सेम ही है, जो अधिकार हैं वो भी सेम ही है। निरीक्षक किसी भी नियोजक या उसके एजेंट, ठेकेदार, सेवक तथा वहां पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। निरीक्षक किसी स्थापन में रखी किसी भी रजिस्टर या दस्तावेज अभिलेख की प्रतिलिपि ले सकता है। तो ये निरीक्षक के कर्तव्य हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही है। ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन अब हमारे 2-3 टॉपिक अधिनियम में बच जाएंगे। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनियमन, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, और हमारा लास्ट होगा बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।